डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मेघालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए किए हैं प्रावधान। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के उत्थान के लिए हिसार जिले में बजट पूर्व हुई परामर्श बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए कर रही है निरंतर प्रयास। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ हुई बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मेघालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का विशेष ध्यान पूर्वोत्तर पर है। केंद्र सरकार ने फलों, सब्जियों और फसलों में अनुसंधान कर किसानों को उचित मूल्य दिलाने, उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की सराहना की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांस की खेती में अपार संभावनाएं हैं। बांस की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय उद्योग मंत्री ने देश में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि भारत जैविक उत्पादन में विश्व भर में अपनी पहचान कायम करे। भारत में बने हुए जैविक उत्पादन को हम विश्व भर में लेके जा सके और विश्व भर में इसकी पहचान बने, भारत की पहचान बने। और जो ताकत है भारत के किसानों की, जिस प्रकार से भारत के किसानों ने देश में हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी जो एक नया शुरुआत हुई है जैविक खेती को बढ़ावा देने में, और अधिक सरकार की तरफ से गति आई है। और जिस किसान ने जैविक खेती को चुना है, मैं समझता हूं उनकी आमदनी भी बढ़ी है, उनकी डिमांड भी बढ़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है, इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को किसानों के उत्थान के लिए हिसार जिला में बजट पूर्व परामर्श बैठक के तहत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रगतिशील किसानों से सुझाव ले रहे थे। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने 1-to-1 किसानों से संवाद किया। पहले सेशन में 52 से ज्यादा सुझाव किसानों की तरफ से सुझाए गए। इसमें प्रगतिशील किसानों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुसुमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का दिल्ली में सम्मान होगा। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। देखिए छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। लखपति दीदी दिव्या निषाद, राजनांदगांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का होगा सम्मान। कोरोना में पति की मौत से टूटा परिवार तो पत्नी ने संभाली जिम्मेदारी। अब है लाखों की इनकम।
राष्ट्रपति करेंगी सम्मान। छत्तीसगढ़ की दिव्या निषाद ने विपरीत और संघर्षपूर्ण स्थिति में भी हार नहीं मानी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान से जुड़कर सफलता की नई इबारत लिखी। दिव्या निषाद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वर्ष 2021 में कोविड-19 की वजह से उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। गरीबी की स्थिति थी और उन्हें किसी तरह का अनुभव और ज्ञान नहीं था। पति की आकस्मिक मृत्यु के दुख ने परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। ऐसे समय में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए समूह की दीदियों से दिव्या निषाद को हिम्मत मिली। मेरे हस्बैंड का जब देहांत हुआ तब बहुत हम लोग का परिस्थिति बहुत ही डाउन था। हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप का था। लेकिन समूह से जो बिहान वाले हैं बहुत मतलब सहयोग किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद दिव्या के जीवन में परिवर्तन आया और आज बिहान की बदौलत उनका घर फल फूल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान दिव्या निषाद बैंक सखी, बैंक मित्र, पुस्तक लिखने का कार्य तथा छोटे व्यापार प्रारंभ करने का कार्य सीखने लगी। वो जय मां अम्बे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह में कार्य करने के दौरान उनका आत्मविश्वास बढ़ा और समूह के माध्यम से ऋण लेकर छोटा सा व्यापार प्रारंभ किया। आज उनकी सालाना आय 4 लाख रुपए से अधिक है। छोटा सा अपना दुकान खोली हूँ समूह के माध्यम से। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सहयोग मिला है जिसमें मैं अपना छोटा सा व्यवसाय चला रही हूँ। मेरा परिवार चल रहा है इसमें और सभी महिलाओं को लाभ मिल रहा है और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लखपति की कैटेगरी में हूँ। राजनांदगांव जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह का कहना है कि बिहान योजना कई वर्षों से चल रही है। बिहान की जो योजना है काफ़ी सालों से चल रही है। उसमें अलग अलग दीदियाँ अलग अलग गतिविधियाँ कर रही हैं। जैसे कपड़े का जो व्यवसाय है वो भी निषाद दीदी चला रही हैं। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए देश भर से 10 लखपति दीदियों का चयन किया गया है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के राजनौ जिले की रहने वाली लखपति दीदी दिव्या निषाद की है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित भी करेंगी। केंद्र शासन की लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाता है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एल मुरुगन ने कई कार्यक्रम में भाग लिया। एल मुरुगन ने एर्नाकुलम में आयोजित सूक्ष्म वन कार्यक्रम की परियोजना का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम केरल की प्रिय कवित्री सुगाता कुमारी के नवाती समारोह का हिस्सा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेड़ लगाने के लिए शुरू की गई योजना एक पेड़ मां के नाम योजना से विभिन्न हरित परियोजनाओं को बल मिलेगा। Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is inspired to our Ammas, and our Prime Minister launched the program also. And our Prime Minister's mission to the protection of the environment, he launched a program, it's called Life for Conservation of the Biodiversity. और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के 40 से 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्वच्छ सुजल गांव की अवधारणा के माध्यम से राज्य के गांवों में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन देखेंगे। पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान थीम पर आधारित ये पहल इस विषय को दर्शाती है कि कभी पानी की कमी का पर्याय रहा बुंदेलखंड अब किसी भी प्रकार की पेयजल संकट को हल करने में सफलता का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन ने जल उपलब्धता में क्रांतिकारी बदलाव लाकर बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल पहुंचाया है। प्रगति की ये कहानी बुंदेलखंड की 2017 से पहले की निराशा से लेकर उसके बाद के उल्लेखनीय परिवर्तन तक की यात्रा को दर्शाती है।
महाकुंभ में 40,000 वर्ग फीट में फैली ये प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश की समृद्ध तस्वीर पेश करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ग्राम पंचायत विकास और गांवों में सौर ऊर्जा अपनाने जैसी पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा। महाकुंभ 2025 से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयारियां जोर शोर से वहां चल रही हैं। महाकुंभ मेला परिसर से थोड़ी ही दूर पर टेंट सिटी भी बसाई गई है। मेले में लोगों के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टेंट सिटी का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। महाकुंभ 2025 को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए मेला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम उद्यमी भी लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं का जो अनुभव है वो दिव्य और भव्य हो। यहाँ टेंट सिटी बसाई गई है और टेंट सिटी में अलग अलग तरह के कॉटेज हैं जहाँ पर लोग रुकने का आनंद उठा सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस टेंट सिटी में आप जो तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो बड़े बड़े होटलों में होती है वो सुविधाएं आपको यहाँ पर टेंट सिटी में मिलेंगी। तो इस तरह की कई टेंट सिटी बसाई गई हैं जहां पर रुकने का आनंद उठाया जा सकता है। तो हम इस बार देख रहे हैं महाकुंभ मेला में तमाम खास चीजें हैं। मेला प्रशासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहली बार है और इस तरह से जो टेंट सिटी का कल्चर हम देख रहे हैं, आप कच्छ जाएं वहां पर टेंट सिटी देखेंगे, आप गुजरात के तमाम बड़े पर्यटन स्थलों पर जाएं, चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो या कच्छ हो, वहां पर उस तरह की टेंट सिटी अब आप प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान देख सकते हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। तो अगर आप महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो आपके पास तमाम विकल्प मौजूद हैं यहाँ पर रुकने के और यहाँ घूमने फिरने के। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें से टेंट सिटी भी है जो बेहद खास है। कैमरामैन पूर्व शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई ठंड के साथ जम्मू कश्मीर की वादियां सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ऐसे में कश्मीर के नाविक अपने नाव और हाउस बोट को सजाए सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। हाउस बोट है, ये नॉवेल्टी है। होटल्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड है, लेकिन जो हाउस बोट है ये एक नॉवेल्टी है। ये एक जब भी कोई कस्टमर आता है ही फील्स रिलैक्सेशन, जैसे वो एक ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे मैं एक जन्नत में आ गया है। उसकी आदत से ज़्यादा खुशी उसको तभी आती है जब वो एक हाउस बोट में आ जाता है और उसकी खुशी इतनी हो जाती है कि दुगनी मतलब 3 टाइम्स उसकी खुशी हो जाती है। और हमारे पास उनकी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास वाईफाई भी है, हमारे पास सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, सारे हाउस बोट्स में लगे हुए हैं। ऑल द फैसिलिटीज़, हीटिंग पर्पस है, हमारे पास हीटिंग फैसिलिटीज़ है और हम ऑल द टाइम वेलकम करते हैं ऑल द टूरिस्ट को। अभी जैसे आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे विंटर फेस्टिवल्स भी लगते हैं डल लेक में, जैसे जेके टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट्स आते हैं, टूरिज्म वाले आते हैं, टूरिस्ट्स देखते हैं वो चीज़ें, जो यहाँ का कल्चर जो है वो प्रमोट होता है। और इवन जैसे अभी हम जैसे टूरिस्ट बोलते होंगे कि जैसे क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती है उनको या कुछ, हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। जैसे हम क्रॉसिंग करवाते हैं कस्टमर्स को, इवन जैसे फ्रोजन लेक हो जाता है माइनस टेम्परेचर में, तो तब भी हम कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, तो भी तब भी वो लोग मतलब क्रॉस कर लेते हैं आराम से, घूम भी लेते हैं आराम से और माइनस टेम्परेचर में भी एंजॉय कर पाते हैं हाउस बोट्स में। और पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की आशंका है और इसकी वजह से सर्दी के कम होने की उम्मीद नहीं है। यही नहीं, आज से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है और इसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 30 दिसंबर 2024 को रबी फसलों की बुआई के ताजा आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी फसलों में शामिल ज्वार की बुआई अब तक 22,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी ज्वार की खेती 22,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को जम्बूसर मंडी में ज्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं कल्याण और करजत मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 8 जनवरी को ज्वार का भाव था 3,200 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,300 रुपए। हालांकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 जनवरी को ज्वार 3,600 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही करजत मंडी में 8 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 2,600 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,600 रुपए पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 8 जनवरी को मूंग का भाव था 8,000 रुपए। 9 जनवरी को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 6,000 रुपए। वहीं राज्य की ही पोरबंदर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 जनवरी को मूंग का भाव था 8,000 रुपए। 9 जनवरी को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़ककर 7,750 रुपए पर हुए, जबकि राजूला मंडी में बीते बुधवार को मूंग 8,753 रुपए पर बिकी। गुरुवार को इसके भाव में 2,749 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,502 रुपए प्रति क्विंटल पर। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली
खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के उत्तर पश्चिम इलाकों में समय पर बोए गए गेहूं की फसल में सिंचाई करें। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी क्षेत्र में सरसों की फसल में सिंचाई की जरूरत है। राजस्थान के कम आर्द्रता वाले दक्षिणी हिस्सों में टमाटर की फसल में झुलसा रोग लगने का खतरा हो सकता है। वहीं अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में भी उच्च आर्द्रता की वजह से टमाटर की फसल में झुलसा रोग लगने की आशंका है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो खेतों में जाकर निरंतर निगरानी करते रहें। अगर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। झुलसा रोग एक कवक जैसे जीव की वजह से होता है। यह रोग गीले मौसम में टमाटर के पत्तों और फलों पर तेजी से फैलता है। इस रोग के कारण फसल गलकर सड़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। साथ ही उत्तरी गुजरात में शुष्क और ठंडे मौसम में फसलों का ठंड से बचाव बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान खेतों में शाम के समय सिंचाई करें। उत्तरी सौराष्ट्र में चने की फसल में फूल और फली आने के समय सिंचाई करना जरूरी होता है। दक्षिणी सौराष्ट्र में गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। उत्तर पश्चिमी गुजरात के कच्छ वाले इलाकों में पछेती गेहूं की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। यहां के किसान ठंड और शुष्क मौसम की स्थिति में फसलों में शाम के समय सिंचाई करें, ताकि ठंड में फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुंब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 17 जनवरी तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में वंदे भारत रेल अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों और विस्टाडोम डाइनिंग कार का निरीक्षण करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।